वेलकम टू टीचिंग क्लासेस। दिस इज द यूनिट 4। हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वैसे ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है वो मूड डिसऑर्डर का एक टाइप होता है। मूड डिसऑर्डर्स आपको ध्यान रखने हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं, डिप्रेसिव, मैनिया और बाइपोलर। अभी हम पढ़ रहे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को मूड डिसऑर्डर्स में क्यों इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि ये डिसऑर्डर्स जब भी किसी को होते हैं उसके अंदर आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, आपके मूड्स के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। मेनली डिप्रेसिव डिसऑर्डर उन लोगों में देखने को मिलता है जिन्होंने कोई फेलियर फेस की हो, जिन्हें उम्मीद बहुत हो कि हम पास हो जाएंगे और अचानक से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़े तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मीन्स निराश हो जाते हैं। किसी एग्जाम में फेल हो जाना, किसी करीबी की डेथ हो जाना, किसी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप का टूट जाना, फैमिली में कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का होना और लंबे अरसे से ये चीजें चलते रहना, तो इससे इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। और जब डिप्रेशन की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बन जाता है एक तरह का डिसऑर्डर। तो मेनली जब डिप्रेशन डिसऑर्डर बन जाएगा तो आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन में है। सडनली आपकी बॉडी का वेट बहुत चेंज हो जाएगा, आप बहुत दुबले पतले हो जाओगे, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, टायर्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप कोई भी काम नहीं करेंगे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, क्योंकि आप फिजिकली नहीं मेंटली थके हुए होते हैं। और अगर आप मेंटली टायर्ड हैं तो आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, कोई नई चीजें खरीदने का मन नहीं करेगा, हमेशा अनप्लेजेंट सी फीलिंग रहेगी, उदास रहोगे, किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगे और कभी भी कोई चीज सोचने का कहा जाए तो क्लियरली सोच नहीं पाओगे और एनी टाइम आपको ऐसे लगेगा दैट आई एम वर्थलेस, कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। आप अपने आप को इंफीरियर समझने लगोगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा दैट यू विल जस्ट स्टार्ट टू थिंक अबाउट डेथ एंड सुसाइड। आप या तो ये सोचेंगे कि मैं मर जाऊं या फिर आप खुद सुसाइड जैसे करने लगेंगे कि मुझे मर जाना ठीक है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब ये डिसऑर्डर आपके दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाता है तो हम अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते और हम अपनी लाइफ को फिनिश कर लेते हैं, मीन्स सुसाइड भी कमिट कर सकते हैं। तो डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें किसी पर्सन में दिखाई देती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन कौन से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दिस इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर, मैनिया। मैंने आपको बोला था कि मूड डिसऑर्डर हैज 3 टाइप्स। सबसे पहले डिप्रेसिव, सेकंड मैनिया एंड थर्ड इज बाइपोलर। मैनिया डिसऑर्डर में क्या होता है, ये आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट कहा जाएगा। इसके अंदर पर्सन डिप्रेस होकर नहीं बैठता, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एक एक्टिव होना और एक एक्सेसिवली एक्टिव होने में डिफरेंस होता है। तो अगर हमें मैनिया डिसऑर्डर है तो वी विल एक्सेसिवली एक्टिव पर्सन, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देने लगेंगे किसी भी काम में, जिसमें आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं हाई। मीन्स इसके अंदर कोई भी पर्सन जो भी एक्ट करेगा वो बहुत हायर क्वालिटी का होगा, जिसके अंदर अगर आप हंस रहे हैं तो जोर जोर से हंस रहे हैं, किसी चीज के अंदर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो बहुत ओवर एनर्जेटिक होकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कई बार अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको अजीब से तरीके से देखेंगे कि ये पर्सन इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रहा है, इतनी तो कोई बात ही नहीं थी। मीन्स ओवर एक्साइटेड हो जाना। तो ये कोई एक या 2 कंडीशंस में ओवर एक्साइटेड नहीं होते, हर कंडीशन में ओवर एक्साइटेड रहेंगे तो फिर वो कोई आपका सिम्टम नहीं बल्कि वो क्या है, एक तरह का डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर? मैनिया डिसऑर्डर। हमारा नेक्स्ट मूड डिसऑर्डर है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का अनदर नेम जिसे पहले जाना जाता था इस नाम से, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर तो ये मैनिया डिसऑर्डर के एट्रीब्यूट्स एस्टैब्लिश करते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं। मीन्स एक ही पल में ये ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और दूसरे ही पल में ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शांति वाली कंडीशन को हम डिप्रेसिव माइंड कहेंगे और अगर आप ओवर
हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैनिक। तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि अभी तो ये इंसान इतना जोर जोर से हंस रहा था, सडनली ये रोने लग गया, चुप हो गया, उदास हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिसऑर्डर्स आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। कभी मैनिया स्टार्ट हो गया, कभी डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल मूड भी आ जाता है आपका, मींस मैनिया से डिप्रेशन की तरफ जाते हुए पर्सन बीच में थोड़ी देर के लिए नॉर्मल मूड भी शो कर सकता है। मींस आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसा ही आपने सोचोगे सडनली ऐसा कुछ होगा कि वो फिर से डिप्रेशन में जा सकता है। फिर से वो डिप्रेशन से जब मैनिया में जाएगा तो हो सकता है बीच में वो नॉर्मली बिहेव करने लगे, फिर सडनली उसका माइंड उसको क्या कहता है, उसके दिमाग में क्या नेगेटिविटी आती है कि वो फिर से मैनिया का शिकार हो जाता है। तो इसके अंदर आपस में डिसऑर्डर्स रिप्लेस होते रहते हैं, कभी मैनिक तो कभी डिप्रेसिव। इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉल्ड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मूड डिसऑर्डर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से रीजंस हैं जो हमें मूड डिसऑर्डर्स का पेशेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी। मींस कोई फॉल्टी जीन्स अगर क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गए हैं, हमारे परिवार में कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी के अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो हो सकता है कि वो जीन्स हेरिडिटी के थ्रू अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गए हैं तो एक टाइम आने पर उस तरह के सिम्टम्स हम भी शो करने स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेरिडिटी या जेनेटिक मेकअप भी इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका एज फैक्टर। देखा जाता है कि जो वीमेन होती हैं और जो मैन होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लेडीज के अंदर यंग एज में डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स क्रिएट होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि यंग एज के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो लेडीज है वो अपने बारे में ज्यादा क्योर होती है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और अगर वो सब चीजें नहीं हो पाती तो यंग एज में उनके डिस्टर्ब होने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर लेडीज की यंग एज जल्दी से निकल जाती है, अच्छी निकल जाती है, तो इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का खतरा कम हो जाता है। कौन से डिसऑर्डर्स का, मूड डिसऑर्डर्स का। और जेंट्स के अंदर मेनली माना जाता है कि जब उनकी मिडिल एज स्टार्ट होती है, मींस 30 के बाद और 45 के बीच की जो एज होती है उसे हम मिडिल एज बोलते हैं। इस एज के बीच में जो मैन होते हैं उनके ऊपर अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। पैसा कमा के लाना है, घर चलाना है, हर चीज को देखना है, भविष्य के बारे में सोचना है। अगर उस घर का आदमी इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहता है और उसके मूड्स में स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। और जब ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी मूड डिसऑर्डर का पेशेंट बन सकता है। तो मेनली ऐसी शिकायत वीमेन के अंदर यंग एज में ओकर हो सकती है और जेंट्स के अंदर मिडिल एज में। जेंडर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मूड डिसऑर्डर्स को क्रिएट करने में। ऐसा कहा जाता है जो गर्ल्स होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में डिप्रेशन में जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि गर्ल्स का काम होता है हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। और नॉर्मली जो बॉयज होते हैं वो केयर फ्री होते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो मूड डिसऑर्डर्स होने का खतरा भी ज्यादा बन जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स के अंदर मूड डिसऑर्डर्स का रिस्क ज्यादा रहता है। नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, एक के बाद एक नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, कभी कुछ बुरा हो गया, कभी कुछ बुरा हो गया, नौकरी छूट गई, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कोई घर के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, किसी की डेथ हो गई, एक के बाद एक नेगेटिव लाइफ इवेंट भी आपको स्ट्रेस में डालते हैं, जिससे आपके मूड डिसऑर्डर पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपके मूड में स्विंग्स देखने को मिलते हैं। सोशल सपोर्ट, एक पर्सन तब तक भी अच्छा रह सकता है कि चाहे सब कुछ नेगेटिव हो रहा है लेकिन सोसाइटी आपके सपोर्ट में है। लेकिन जब आपको ये फील होने लगे कि ना कोई फैमिली का सपोर्ट है, ना कोई सोसाइटी का सपोर्ट है, तो आप फील करने लगते हो अपने आप को इंफीरियर, और ये इंफीरियरिटी आपको लीड करती है मूड डिसऑर्डर्स की तरफ। तो अगर आपके पास
पास किसी भी तरह का सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई आपका साथी नहीं है, तो भी हमारा दुख बांटने वाला जब कोई नहीं होता तो हम इंटरनली फ्रस्ट्रेट रहना शुरू कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हम सुसाइड और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और हमारा जो नॉर्मल मूड होता है वो डिप्रेशन या मैनिक या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। तो दीज आर फैक्टर्स जो कि मूड डिसऑर्डर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू।